हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। आज जो हमारा दोस्तों लेक्चर है ये हिस्ट्री का लेक्चर है। इसमें जो है हम परमहंस मंडली की बात करेंगे। अभी तक जो हम पढ़ चुके थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ चुके हैं, जंग बंग आंदोलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो परमहंस मंडली के बारे में पढ़ेंगे कि परमहंस मंडली क्या थी और क्या क्या इसके फायदे थे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। परमहंस मंडली परमहंस मंडली की अगर जो हम बात करें तो ये जो परमहंस मंडली थी, प्रार्थना समाज के बाद जो है परमहंस मंडली 1849 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग ने जो है इसको क्या किया था, बनाया था। बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना इन्होंने की थी। किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने जो है इसकी स्थापना की थी। छोटा कर लेते हैं इसको। आत्मारंग पांडुरंग ने जो है वो बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की थी और इसके जो है प्रमुख सदस्यों में दादोबा पांडुरंग एवं बालकृष्ण जयकर थे। दो लोग इसके थे, दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर थे। इसकी थिकनेस थोड़ा और हम स्लो कर लेते हैं, न रखते हैं। दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर थे जो इसके मतलब एक प्रकार से सदस्यों में प्रमुख थे। और एकेश्वरवाद के बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की अवधारणा इसमें क्या थी, अवधारणा पर ये आधारित थी। ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की ये नकल करते थे। ये लोग क्या करते थे? ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे और इससे जो है इन पर जनता को क्या होने लगा, जनता को इन पे क्या होने लगा, संदेह होने लगा। तथा 1860 ईस्वी में परमहंस मंडली जो है वो समाप्त हो गई। कब तक समाप्त हो गई? 1860 ईस्वी में परमहंस मंडली को समाप्त हो गई। इसके बाद क्या हुआ? एमजी रनाडे ने जो इसके वास्तविक संस्थापक थे, एमजी जो है रनाडे किसके वास्तविक संस्थापक थे? वो एमजी रनाडे इसके वास्तविक संस्थापक थे। इन्हें महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? सुकरात कहा जाता है। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें, ये प्रार्थना समाज की बात कर रहे थे और अब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। एक रूसी महिला जो थी वो एचपी ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी जो थे वो एचएस अल्कॉट ने मिलकर न्यूयॉर्क में की थी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये हुई थी, ये अमेरिका न्यूयॉर्क में मतलब न्यूयॉर्क में हुई थी। और एक रूसी महिला थी ब्लावत्स्की, इसने की थी। और अमेरिकी नागरिक जो था एक प्रकार से एचएस अल्कॉट, ये दोनों ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में इन्होंने किया, इसकी स्थापना किया था। इसके संस्थापक जो थे वो 1875 ईस्वी की बात 1879 ईस्वी में भारत आए और मद्रास के अडयार नामक स्थान पर 1882 ईस्वी में इसका क्या किया, मुख्यालय इन्होंने स्थापित किया। कहाँ पे स्थापित किया? 1882 ईस्वी में इन्होंने मद्रास के निकट जो अडयार एक स्थान पड़ता है वहां पे इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और उसके बाद जो था 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में क्या कर रहे थे, भाग लेने अमेरिका गई थी। एनी बेसेंट जो थी ये शिकागो धर्म सम्मेलन में जो है भाग लेने गई थी अमेरिका में। और वहीं पे स्वामी विवेकानंद भी गए थे। तो 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कौन बनी थी? ये एनी बेसेंट बनी थी। 1893 ईस्वी की बात है, 1898 ईस्वी की बात है, जब एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से यही कॉलेज क्या हुआ था, यही विश्वविद्यालय परिवर्तित हो गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से ये परिवर्तित हो गया था। आर्य समाज की अगर जो बात करें तो आर्य समाज की स्थापना जो थी वो दयानंद सरस्वती ने किया था। ये तो हम पढ़ चुके थे उस दिन। आर्य समाज की स्थापना जो थी
वो दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। इनका जो नाम था मूल शंकर, बंबई में इन्होंने किया था। 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय और लाहौर में बनाया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वेदों की तरफ लौटो, इन्होंने जो है नारा दिया था। 1877 ईस्वी में इन्होंने लाहौर को अपना क्या किया था, मुख्यालय बनाया था, पाकिस्तान में पड़ता है। इन्होंने छुआछूत, जन्म मूलक जाति प्रथा और बाल विवाह का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। और इसलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ प्रकाशित किया था। कब किया था? 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ को प्रकाशित किया था। इतना पढ़ चुके थे। अब हम रामकृष्ण मठ के बारे में जान लेते हैं कि रामकृष्ण मठ क्या था और रामकृष्ण मठ के बारे में क्या क्या सत्य हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। रामकृष्ण मठ एक ऐसे रामकृष्ण मठ ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते थे जो धर्म प्रचार का मुख्य आधार था। रामकृष्ण मिशन जो था समाज सेवा और पुस्तकों में आदि के द्वारा जो था रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के विचारों पे प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में इन्होंने एक प्रकार से करते थे। उनको जो है इसमें क्या करते थे, शामिल करते थे। मालाबारी प्रस्ताव के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि मालाबारी प्रस्ताव क्या था और क्या इससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मालाबारी प्रस्ताव जो था मालाबारी प्रस्ताव जो था हिंदू कन्याओं का विवाह जो है न्यूनतम आयु जो निश्चित की गई थी, मालाबारी प्रस्ताव के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि हिंदू कन्याओं के जो विवाह की न्यूनतम आयु जो निश्चित की गई थी, इसमें जो है विवाह की आयु निश्चित करवाने के लिए जो है बंबई में एक पारसी बहराम जी माला जी आगे आए थे। पारसी जो थे ये बहराम जी माला जी बहराम जी जो थे मालाबारी इनका जो नाम था, ये क्या हुए थे, आगे आए थे। और 1884 ईस्वी में इन्होंने लघु पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें हिंदू कन्याओं की जो विवाह की उम्र जो रखी थी वो 12 वर्ष का प्रस्ताव रखा था। कब रखी गई थी? 1884 ईस्वी। मालाबारी प्रस्ताव ये था, मालाबार से थे बहराम जी। तो ये जो है विवाह की अधिकतम उम्र कितनी रखी गई, न्यूनतम उम्र जो रखी गई थी, अधिकतम नहीं न्यूनतम, वो 12 वर्ष रखी गई थी। और इसे ही हम मालाबारी प्रस्ताव भी कहते हैं। 1891 ईस्वी में वायसराय परिषद ने 1891 ईस्वी की बात है, वायसराय परिषद ने प्रस्ताव रखा था कि अंततः न्यूनतम आवास बिल पारित हो गया। न्यूनतम आवास बिल पारित हो गया और हिंदू कन्या विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? वो 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक के प्रस्ताव का अगर जो विरोध की बात करें तो शारदा एक्ट के बारे में हम जानेंगे कि शारदा एक्ट क्या था। शारदा एक्ट जो था 1929 ईस्वी में आया था। 1929 ईस्वी में अजमेर के निवासी जो हैं बिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल गंगाधर तिलक निषेध कानून बना, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1929 ईस्वी की बात की जा रही है कि अजमेर के जो निवासी थे बिलास शारदा, अजमेर के जो निवासी थे बिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना था, जो शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार जो है विवाह के समय बालक की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु कितनी कर दी गई थी? 14 वर्ष कर दी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शारदा एक्ट किससे रिलेटेड था, तो उसमें कई सारे ऑप्शन दे देंगे और उसके बाद रखेंगे ये विवाह से रिलेटेड था या बाल विवाह से रिलेटेड था या उम्र से रिलेटेड था, इस तरह से क्वेश्चन रख देंगे। तो ये उम्र से भी रिलेटेड था एक प्रकार से, लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र से जो है ये रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम सुधार आंदोलन की अगर जो बात करें तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में अलीगढ़
अलीगढ़ के आंदोलन के प्रवर्तक जो थे सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? सर सैयद अहमद खां थे। और सर सैयद अहमद खां ने पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक नहीं थे और मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। मतलब मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से क्या करें? इनके रोके। इनका जो है ये उद्देश्य था। ये पाश्चात्य संस्कृति को इतना ज्यादा मतलब प्रीफर नहीं करते थे। अगला सर सैयद अहमद खां के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सर सैयद अहमद क्या थे और क्या इन्होंने रखा था। इसके बारे में थोड़ा यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जन्म जो है 1817 ईस्वी में जो है दिल्ली में और 1839 ईस्वी में आगरा के कमिश्नरी और नायब मुंशी के पद पर इन्होंने नियुक्ति हुई थी। किस पे हुई थी? आगरा में इनकी जो आगरा में कमिश्नरी और नायब मुंशी के पद पर इनकी जो है नियुक्ति हुई थी। 1841 ईस्वी में मुंसिफ की परीक्षा इन्होंने पास की थी और मुंसिफ के रूप में इन्होंने मैनपुरी में क्या किया था? मैनपुरी में इनका नियुक्ति हुई थी। और 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। बिजनौर के किसके पद पर? सदर अमीन के पद पर इनको जो है वो नियुक्त किया गया था। 1864 ईस्वी में गाजीपुर में एक एशिया साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका जो कार्यालय था अलीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। इसका जो है कार्यालय कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? अलीगढ़ स्थापित मतलब अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया था। गाजीपुर में जो है स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में हुई थी। साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य था कि अंग्रेजी पुस्तक में को उर्दू में अनुवाद करना। मतलब इसका मेन उद्देश्य था कि जितनी भी अंग्रेजी पुस्तकें हैं उनको क्या करना? उर्दू में अनुवाद करना। यह साइंटिफिक सोसाइटी का उद्देश्य था। अब उसके बाद में साइंटिफिक सोसाइटी 1875 ईस्वी की बात करें तो इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल की स्थापना की थी। 1878 ईस्वी में ये कॉलेज मतलब एवं 1920 ईस्वी में इसको अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मतलब का पुराना नाम क्या था या कह सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना हुई थी। इसी का नाम बदल करके 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसको परिवर्तित कर दिया गया। 1878 ईस्वी में ये स्कूल जो हुआ था इसको कॉलेज का दर्जा प्रदान कर दिया गया था 1800 मतलब 3 वर्ष बाद। और 1886 ईस्वी की बात करें तो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस या 1878 ईस्वी में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1886 ईस्वी में जो है मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और 1888 ईस्वी में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1886 ईस्वी में इसकी जो है की गई थी। अगला जो यहाँ पे है कि 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इनकी जो है मृत्यु हो गई। मतलब ये जो सर सैयद अहमद खां थे इनकी जो है 1898 ईस्वी में मृत्यु हो गई और ये अपने विचारों को प्रचार प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका में की थी। इन्होंने किस पत्रिका में अपने विचारों का मतलब प्रसार प्रसार किया था? तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका में, एक पत्रिका होगी उसमें जो है इन्होंने अपना जो है ये दिया था। अब इनसे रिलेटेड था देवबंद आंदोलन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि इनके आगे जो है देवबंद आंदोलन था। देवबंद आंदोलन के बारे में जानते हैं कि देवबंद आंदोलन जो था आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही थे। रशीद अहमद गंगोही थे और मोहम्मद कासिम ननौती। इन्होंने जो है देवबंद में सहारनपुर स्कूल खोला था। देवबंद में इन्होंने सहारनपुर में क्या किया था? स्कूल खोला था जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों को धार्मिक नेता को प्रशिक्षित किया जाए। मुस्लिमों को क्या किया जाए? धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना था। और देवबंद स्कूल जो है अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति, देवबंद जो स्कूल था वो अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति से जो है पूर्णतया इसमें जो है वर्जित थी। इस आंदोलन के मुख्य 2 उद्देश्य थे।
मुसलमानों को कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, मुसलमानों में जो है कुरान की और हदीस की जो है वो शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, और ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद धर्म युद्ध की भावना को क्या करना, जीवित रखना इनका उद्देश्य था। देवबंद आंदोलन जो था अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन जो था वो अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था, और देवबंद आंदोलन में ने कांग्रेस की स्थापना का क्या किया था, स्वागत भी इन्होंने किया था। जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस के हिंदुओं का क्या था, अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस एवं हिंदुओं का विरोधी था। इसके बाद जो हुआ अहमदिया आंदोलन के बारे में जान लेते हैं कि अहमदिया आंदोलन क्या था और किसने जो है इसको स्टार्ट किया था। अहमदिया आंदोलन जो था इसके प्रवर्तक की अगर जो बात करें तो मिर्जा गुलाम अहमद थे, जिसने इसको चलाया था मिर्जा गुलाम अहमद थे। और इन्होंने पंजाब के कदियान नामक स्थान पर 1889 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ पे किया था, पंजाब के कादियान नामक स्थान पर जो है इन्होंने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। यह आंदोलन जो था उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। यह आंदोलन जो था ये उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने जो था अपने पंथ और बहरीन ए अहमदिया में सिद्धांतों का वर्णन किया है। किसमें किया है इन्होंने, बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का इन्होंने वर्णन किया है। 1891 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को एक मसीहा उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित किया था। कब किया था, 1891 ईस्वी मिर्जा गुलाम अहमद ने क्या आपको घोषित किया था, मसीहा उल मऊद। और मसीह मतलब एक प्रकार से मसीह उल मऊद, मसीहा नहीं मसीहा तो इनको पूरा नाम था रख दिया गया था, अर्थात मसीहा कहा गया। 1904 ईस्वी में अपने आप को यह श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया था। मतलब ये भी इनका एक राजनीतिक उद्देश्य रहा होगा कि मतलब एक प्रकार से हिंदुओं को अपने मतलब पक्ष में लाने का। तो 1904 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, श्री कृष्ण को इन्होंने अवतार घोषित कर दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर जो बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। ये स्वामी विवेकानंद की बात हो रही थी, ये तो अहमदिया आंदोलन। और बहुमत समाज के संस्थापक जो थे मुकुंदराव पाटिल एवं बहुमत समाज के जो प्रवर्तक संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल थे। और शंकरराव जाधव ने 1910 ईस्वी के बाद बहुजन समाज विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, कांग्रेस विरोधी था। मतलब इन्होंने क्या किया था, शंकरराव जाधव ने 1910 ईस्वी के बाद की थी है बहुजन समाज और ब्राह्मण विरोधी, कांग्रेस विरोधी था ये। मतलब ये जो इनका जो एक प्रकार से ये बनाए थे 1910 ईस्वी में शंकरराव जाधव ने बहुजन समाज, तो ये जो क्या था, ये ब्राह्मण विरोधी और कांग्रेस विरोधी था, ऐसा मतलब कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ये 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने की थी और महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। ये जो मतलब ज्योतिबा फूले थे, ये मतलब फूले थे, ये महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जो है पाखंडी ब्राह्मणों को उनके अवतारवादी धर्मों, ग्रंथों की और निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था और सत्यशोधक समाज के माध्यम से जितने भी गैर ब्राह्मण आंदोलन का इन्होंने क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। 1843 ईस्वी का जो है एक्ट 5 था, भारत की गुलामी अर्थात दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। वो कौन सा एक्ट था, 1843 का एक्ट जो था जो गुलामी और दास प्रथा को क्या मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये जो है मतलब कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। देव समाज के संस्थापक जो थे शिव नारायण अग्निहोत्री थे और इन्होंने 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना कहाँ पे की थी, लाहौर में की थी। ये प्रारंभ में ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। पहले ये क्या थे,
ब्रह्म समाज के जो हैं वो अनुयायी थे। अब समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि समाचार पत्र क्या थे और कब कौन आया। तो भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस छापे खाने की मशीन लेकर आए थे उसका जो श्रेय किया जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। ये 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोग जो थे भारत में एक पुस्तक छापी थी। मतलब कुछ पादरी लोगों ने जो है ये पुस्तक छापी थी और भारत में समाचार पत्र के निकालने का श्रेय जो है जेम्स ऑगस्टन हिक्की को जाता है। समाचार पत्र का एक प्रकार से निकालने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स ऑगस्टन हिक्की को मिला था। 1780 ईस्वी को बंगाल में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। मतलब 57 के बाद 1780 ईस्वी में 1557 के बाद 1780 ईस्वी में एक अखबार प्रकाशित हुआ था, बंगाल गजट, जिसका नाम दिया जाता है, प्रकाशन हुआ। क्या किया था? किंतु कंपनी सरकार की आलोचना के कारण, मतलब कंपनी, मतलब ये अखबार इसलिए निकाला जाए, ये करता था कि कंपनी और सरकार की आलोचना कर रहा था ये अखबार। तो इस प्रेस इसका मतलब जो है वो जब्त कर लिया गया। इसका जो है प्रेस जब्त कर लिया गया था और 1880 ईस्वी की बात है, 1818 ईस्वी की बात है। ब्रिटिश जो थे व्यापारी, वो जेम्स सिल्क बरिकिंघम ने जो है कलकत्ता में एक जनरल का संपादन किया था। 1780 के बाद 1818 ईस्वी में व्यापारी जो थे जेम्स सिल्क बरिकिंघम ने कलकत्ता में क्या किया था? एक जनरल, कलकत्ता जनरल का इन्होंने संपादन किया था कलकत्ता। और बरिकिंघम कि यह पहला प्रकाशक था जिससे प्रेस की जनता को प्रतिबंधित रूप में प्रस्तुत करे। और प्रेस को क्या किया? आधुनिक रूप की उसे क्या प्रकार से ही देन थी, आधुनिक रूप में उसको क्या करना था? बनाना था। ये इनकी एक प्रकार से देन थी। और भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र, जो भारत में जो है अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें तो 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य राव, बाल गंगाधर नहीं, तो अंग्रेजी में जो पहला समाचार पत्र छपा था वो 1816 ईस्वी में कलकत्ता में छपा था। वो गंगाधर भट्टाचार्य राव द्वारा बंगाल गजट के नाम से ये निकाला गया था। ये पहला अंग्रेजी का समाचार पत्र था। इसके बाद कुछ जो है समाचार पत्र थे और उनके नाम यहाँ पे जो दिए गए हैं और उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जो एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जानेंगे। भारत के जो है प्रमुख प्रकार से समाचार पत्र की बात करें तो बंगाल गजट जो 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, बंगाल गजट 1780 ईस्वी में, ये जेके हिक्की ने कलकत्ता में अंग्रेजी में ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 1818 ईस्वी में दिग्दर्शन मार्शसेन ने इसको प्रकाशित किया था और कलकत्ता में प्रकाशित किया था और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। दिग्दर्शन जो है ये किसमें प्रकाशित किया था? मार्च मैन ने प्रकाशित किया था और कलकत्ता में बंगाली में ये प्रकाशित हुआ था। इसमें एक दो बार इसको आप रिपीट करके याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, एक ना दो। एक्चुअल में अब इसमें कहा क्या जाए, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको सारे पढ़ने हैं। वहाँ पे ये नहीं पूछता कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वहाँ आपको याद होगा तभी वहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट, इसमें सारे इम्पोर्टेंट हैं जितने दिए हैं। बहुत और भी एक बार मतलब प्रकाशित हुए थे, इनका जहाँ पर नाम नहीं है, तो ये जो है आप ये आपकी याद कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। इसके बाद जो था 1821 ईस्वी में जो है संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के दोनों ये एक प्रकार से याद रखिएगा, 1821 में 1822 ईस्वी में इन्होंने मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी दो का इन्होंने प्रकाशन किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था और कलकत्ता में प्रकाशित किया था। और पहले वाले को इन्होंने बंगाली में प्रकाशित किया था, दूसरे वाले को इन्होंने फारसी में प्रकाशित किया था। अब याद रखिएगा इसको, बा और फा, तो बा के पहले जो है क्या आता है? फा आता है। कहने का मतलब है बा के जो है पहले फा आता है और इसी प्रकार से यहाँ पे सा के पहले क्या आता है? मा आता है। बा के पहले जो है वो मा आता है, तो जिसमें सा होगा वो बाद वाला ही होगा, बंगाली से रिलेटेड होगा और बंगाल में प्रकाशित हुआ था। और जिसमें मा होगा तो वो फा वाला होगा। ठीक है,
पा से पहले में मतलब फा से फा वाला जो है मतलब ये बंगाली में जो है एक प्रकार से प्रकाशित हुआ था, और फा वाला एक प्रकार से कह सकते हैं मिरातुल, ये बा के बाद जाता है, माँ जो है वो बा के बाद आता है। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। ये इनके दो अखबार थे। अगला तो 1853 ईस्वी में हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी ने जो है कलकत्ता में इसका प्रकाशन किया था। हिंदू पेट्रियाट ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू पेट्रियाट जो था गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी ने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो है अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। इसमें से ये पूछ सकते हैं इसको गिरीश चंद्र घोष ने प्रकाशित किया था या इसको हरीश चंद्र मुखर्जी ने, इसमें से दो में से कोई एक पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा किसी एक को हो सकता है दोनों पूछ दें। अगला हो सकता है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि 1862 ईस्वी में सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में बंगाली में जो है सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। कब किया था? 1862 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर, इंडिया का जो है दर्पण एक प्रकार से देवेंद्र नाथ टैगोर और मदन मोहन घोष ने किया था। कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था। और ये पत्रिका जो एक प्रकार से अंग्रेजी में जो है ये प्रकाशित हुई थी। अगला जो है 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी की बात है, टाइम ऑफ द इंडिया, टाइम ऑफ द इंडिया अंग्रेजी प्रेस ये प्रकार से था और ये बंबई में प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी में ही ये प्रकाशित हुआ था। किसना? टाइम ऑफ द इंडिया। कुछ के नाम आप याद रखिएगा कि नाम उनके अंग्रेजी में है, तो वैसे जनरली पूछेगा नहीं जिनके नाम अंग्रेजी में है तो वो अंग्रेजी में हो, तो ऐसा आप याद रखिएगा। लेकिन अंग्रेजी में जो है यदि कभी आ जाए तो अंग्रेजी में है, तो ज्यादातर जो अखबार अंग्रेजी में उनका नाम है तो वो अंग्रेजी के ही होंगे। अमृत बाजार पत्रिका जैसे है तो ये मोतीलाल शिशिर कुमार घोष जो थे कलकत्ता में, ये बंगाली में प्रकाशित हुआ था। और बंग दर्शन 1873 ईस्वी में बंग दर्शन जो प्रकाशित हुआ बंकिम चंद्र चटर्जी ने कलकत्ता में, और ये बंगाली में किया गया था। बंग है तो बस मतलब एक प्रकार से बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंगाली में ही ये प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। 1878 ईस्वी की बात है कि हिंदू जो प्रकाशित हुआ था वह भी राघवाचारी मद्रास में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, बंगाली में S.N. बनर्जी, और कलकत्ता में अंग्रेजी में ये प्रकाशित हुआ था। 1881 ईस्वी में केसरी जो था वो केलकर में बंबई मराठी में ये प्रकाशित हुआ था। और 1903 ईस्वी में इंडियन ओरिएंटल महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था और अंग्रेजी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला जो है 1905 ईस्वी में इंडियन सोशलिस्ट जो था श्याम कृष्ण वर्मा ने इसको प्रकाशित किया था और लंदन में ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। अगला जो है युगांतर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। बरीश चंद्र घोष और भूपेंद्र पंत, कलकत्ता में बंगाली में प्रकाशित हुआ था। 1910 ईस्वी में प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, ये कानपुर में प्रकाशित हुआ था और हिंदी में प्रकाशित हुआ था। अगला जो है गदर जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। लाला हरदयाल ने इसको प्रकाशित किया था सैन फ्रांसिस्को में, और अंग्रेजी और अन्य भाषा में प्रकाशित हुआ था गदर, तो ये इम्पोर्टेंट है। और 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने इसको बंबई में प्रकाशित किया था, अंग्रेजी में भी ये प्रकाशित हुआ था। न्यू इंडिया जो था एनी बेसेंट, ये अंग्रेजी में ही होगा, एनी बेसेंट थी। और 1909 इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में इसको प्रकाशित किया था, ये अंग्रेजी में था। और इसके बाद जो अगला जो हमारा है 1919 ईस्वी में नवजीवन, इसको महात्मा गांधी ने जो है प्रकाशित किया था, अहमदाबाद में और गुजराती में था। 1919 ईस्वी में यंग इंडिया महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था, अहमदाबाद में, अंग्रेजी में था। और 1933 ईस्वी में हरिजन जो निकाला था वो भी महात्मा गांधी ने निकाला था, ये पुणे में निकाला था, ये हिंदी में था। महात्मा गांधी गुजरात से प्रकाशित थे तो पहला वाला गुजराती हो जाता है, जो कि अहमदाबाद में प्रकाशित हुआ था महात्मा गांधी, उसका नवजीवन, ये से याद रखिएगा। जो यंग इंडिया पूरे भारत की बात हो रही है तो पूरे भारत में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है ज्यादातर, तो एक प्रकार वैसे अब हिंदी बोली जाती है लेकिन पूरे भारत में जो है अंग्रेजी को ज्यादातर लोग समझ लेते हैं। ज्यादातर लोगों में जो है एक प्रकार समझ पैसा हो रही, अंग्रेज जो है सब जगह पहुंचे थे, तो ये अंग्रेजी में जो है प्रकाशित हुआ। यंग इंडिया मतलब पूरे भारत में होता है। हरिजन्स की अगर जो बात करें तो महात्मा गांधी ने इसको पुणे में मना मतलब एक प्रकार से ये इसको प्रकाशित किया था, और किसमें थी? ये हिंदी में थी, तो ये इतना याद रखिएगा।
इसके बाद जो था अगर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।